गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा आज का जो सेशन है वो 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे अभी 10 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में और वो 11th में मूव करने वाले हैं। देखिए, आप लोग ऑब्वियसली 9 से 10th में भी आए होंगे, ठीक है ना, और अब आप 10 से 11th में भी जा रहे हैं। लेकिन 9 से 10th में आना और 10 से 11th में जाना आपको लग रहा होगा एक जैसी बात है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक जैसी बात नहीं है। 9 से 10th में जाना बहुत आसान काम है और 10 से 11th में जाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। और ये डिफिकल्टी क्यों होती है, हम इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उस डिफिकल्टी के लिए अपने माइंडसेट को कैसे रेडी रखना है, हमें इस पर भी बात करेंगे। देखिए, 9-10th में जो डिफरेंस है, 9-10 11th में जो डिफरेंस है, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा सिलेबस का। बहुत बड़ा डिफरेंस है 9, 10th और 11, 12th में। अगर मैं 9 से 10th की बात कर रहा हूं और मैं यहाँ पर 10 to 11th की बात कर रहा हूं सिलेबस की, तो यहां पर जो सिलेबस है, अगर ये एक्स टाइम है तो 10th to 11th में जो सिलेबस होता है वो 10x टाइम होता है। यानी कि करीब करीब आपको 10 गुना सिलेबस पढ़ना पड़ रहा होता है, जबकि यहां पर आपको x सिलेबस पढ़ना होता है। तो ये तो कंटेंट की बात हुई। अगर मैं डेप्थ की बात करूंगा, किस डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ता है, अगेन अगर मैं इसको एक स्केल पे y मेजर करता हूं तो ये भी आपकी मान के चलिए कि 5y होगा। यानी कि अगर आप किसी चैप्टर में कंटेंट पढ़ रहे हैं, अगर उसको y डेप्थ तक जा रहे हैं तो यहां पर आपको 5y डेप्थ तक जाना पड़ेगा। ये तो हम कंटेंट की बात करेंगे। तो ये जो चैलेंज बच्चे का जब आता है 9 से 10th में जाने पे और 10 से 11th में जाने में पड़ता है। जब बच्चा 9 से 10th में जा रहा है तब भी एक क्लास का चेंज हो रहा है, लेकिन जब बच्चा 10 से 11 में जा रहा है तब भी क्लास का एक ही चेंज हो रहा है, लेकिन कंटेंट में जो चेंज होता है वो बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज होता है, एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। साथ ही साथ में दूसरी और चीजें आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 9 से 10th में आप जा रहे हो तो आप अभी भी एक टेंडर एज में हो, लेकिन जब 10 से 11th में जा रहे हो तो आपका एज फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो एज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस एज, जहां पर बहुत सारे हमारे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब आपके स्टेटस पे, आपके डीपी पे, आपके दोस्त ने कमेंट किया नहीं किया, आपके फ्रेंड ने कमेंट किया नहीं किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एज यहाँ पर बड़ी नॉर्मल रोल प्ले करती है, लेकिन यहाँ पर एज बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। आपकी एज जो होती है ये भी एडोलेसेंस एज हो जाती है। और यहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शंस की अगर मैं बात करता हूं, 9-10 में हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो बड़े लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर आपके डिस्ट्रैक्शन जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा गेम्स के लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर 10 से 11 में आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है, गेम्स, अपोजिट सेक्स, इन सब चीज के लिए आपके डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। तो आपका कंटेंट लेवल पे ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपके डिस्ट्रैक्शन लेवल पे भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। सो हर तरह से 9 से 10 तो 10 से 11 एक डिफरेंट गेम है। और अब मैं बात करता हूं, जैसे जब मैंने कंटेंट की बात करी थी, यहां पर आप 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास अगर मिस भी कर देते हैं 9 से 10th में, 10th क्लास में, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं क्लास में आके कवर कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जब आप 11th क्लास में जा रहे हैं और अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने किसी सब्जेक्ट की 2 क्लासेज मिस कर दी तो पूरा का पूरा चैप्टर आपका वॉश आउट हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये चैलेंजेस जो है, ये हमें समझने पड़ेंगे एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट भी हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे के सामने किस तरह के चैलेंजेस आएंगे और बच्चे को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा उन चैलेंजेस के लिए। यहां पर अगर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो ये भी एक मेजर इश्यू आ जाता है। यहां पर हमारे रिलेशनशिप, हमारे पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशनशिप होते हैं, पेरेंट्स के साथ हमारे रिलेशनशिप यहां पर कैसे होते हैं। यहां पर एक रिलेशनशिप आपके बड़े नॉर्मल लेवल पे रहेंगे, लेकिन 11th में आते आते आपके रिलेशनशिप में भी बड़ा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत स्ट्रेस आ जाता है, बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी आपके साथ बढ़ जाती है। और एक्सपेक्टेशन बढ़ने के रीजंस भी है क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। मैं अभी एक नीट का एक सेशन लेके आ रहा हूँ, मोटिवेशन सेशन, जहां पर मैंने बात करी कि स्टेक्स का क्या मतलब है। तो मैं आपको बात कर रहा था रिलेशनशिप की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई हो जाती है यहाँ पर जाके, तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट पेरेंट्स के साथ भी बढ़ जाते हैं। तो अभी तक आप अपने सिर्फ पीयर ग्रुप को मैनेज कर रहे थे, यहां पर आपको अपने पेरेंट्स को भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं। कैसे स्टेक्स हाई हैं? लेट्स से इफ यू आर ए स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर नीट, आपके 9th क्लास में 80% मार्क्स आए, 85% मार्क्स आए, 90% मार्क्स आए, या 10th क्लास में आपके 95% मार्क्स आए, या 90% मार्क्स आए, या 99% मार्क्स आए, कोई मैटर नहीं करता। जब आप 11th 12th में आते हैं इन सब का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बिकॉज आपका 11th-12th में जो करियर डिसाइड होगा वो नीट, जेई, अगर आप स्पेशली साइंस मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो नीट और जेई पे डिपेंड करेगा, जहां पर 10th-12th की परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम 9th-10th में इसको लेके थोड़ा सा एक अलग लेवल पे पैरानॉइड होते हैं, लेकिन जब आप जेई और नीट पे आ जाते हैं तो स्टेक्स डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे स्टेक्स डिफरेंट हो जाते हैं मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नीट से, लेट्स से इफ यू आर ए नीट एस्पिरेंट, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। अब आप देखिए नीट में क्या होता है, नीट में जो कॉलेज की फीस होती है, मेडिकल कॉलेज हमें मालूम है कि अप्रोक्सीमेटली 90,000 मेडिकल की सीट्स होती है, और ये 2 साल जो होते हैं 11th-12th की आपकी तैयारी के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। 90,000 सीट है, उसमें 45,000 सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है, 45,000 सीट अप्रोक्सीमेटली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की होती है। और जो फीस स्ट्रक्चर होता है 1,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए साल तक का होता है। 25 लाख रुपए साल तक की फीस स्ट्रक्चर होती है आपकी। अगर आप एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज में चलेंगे तो 1,000 रुपए साल में भी काम चल जाएगा, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 25 लाख रुपए साल का खर्चा है। तो आप देख सकते हैं एक बच्चा अपनी एमबीबीएस 5,000 रुपए में करके निकल रहा है, और एक बच्चा करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए अपनी एमबीबीएस पे खर्च कर रहा है। तो स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं। और ये स्टेक्स कैसे हाई होते हैं इसका भी एग्जांपल देता हूं। अगर आपके 620 नंबर से ऊपर आ रहे हैं, है ना, अगर आपके 620 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, मतलब लेट्स से कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपका अगर 620 के, अगर आप जनरल कैटेगरी के और आपके लेस देन 620 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, जो कि बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी 11th एंड 12th की तैयारी के ऊपर, यहां पर 620 के ऊपर मार्क्स 620 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं, तो शायद आपको 8 लाख रुपए साल का खर्च करना पड़ेगा किसी पेमेंट सीट पे जाने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट भी होती है जहां पर 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा होता है। ये 8 लाख रुपए जो साल का खर्चा है, अगर हम इसको पूरे एमबीबीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख रुपए के आसपास आता है कुछ। 620 के ऊपर, 620 के ऊपर ये। लेकिन अगर आपका स्कोर 600 के नीचे रह जाता है, 600 के नीचे आ जाता है, तो आपको ये भी नहीं मिलता है। यू डोंट इवन गेट इट दिस, आपको ये भी नहीं मिलता है। आप ये 20 नंबर के अंतर पे, 3 या 4 क्वेश्चन के अंतर पे आपकी जो फीस होती है बढ़ के 16 लाख से 25 लाख के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये 1 साल की फीस की बात कर रहा हूं मैं। अगर 4 साल की फीस की बात करेंगे तो ये 5 साल की फीस की बात करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो आप देखिए आपकी जो 11th-12th की तैयारी होती है इसमें स्टेक्स बहुत बड़े हाई होते हैं। इनफैक्ट जो बच्चा नीट की तैयारी करना शुरू करता है 11th-12th में, जैसे ही वो आता है नीट की तैयारी करना शुरू कर देता है, और जब पेरेंट्स के पास 11th के बीच में बच्चे के नंबर जाने शुरू कर देते हैं कि, और वो दिख रहे हैं कि नंबर 300 आ रहे हैं या 400 आ रहे हैं या 450, 500 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो पेरेंट अपनी ऑलरेडी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि इसका बाई चांस नीट में नहीं हुआ तो हम इसको कैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भेजेंगे, उसके लिए कैसे रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, कैसा पैसा अरेंज करना है। ये ऑलरेडी उनकी प्लानिंग का हिस्सा बन चुका होता है। तो 11th-12th में जो प्रेशर लेवल है पेरेंट्स के ऊपर वो आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर लेवल है। तो इस समय पेरेंट्स को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। वो कंटिन्यूसली आपसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप अपनी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करें, आप होमवर्क को टाइम रेगुलर अटेंड करें, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल पे समय नहीं बिताएं। और यही वही टाइम है जब आप इन सब चीज़ों में आपका है ना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा होगा। एडोलेसेंस एज में, चाहे वो मोबाइल को लेके हो, चाहे अपोजिट सेक्स के लेके, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, ये एक बहुत बड़ा स्कोप है कि आप अपने पेरेंट्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सब चैलेंजेस जब स्पेशली आप 10th से 11th में जा रहे होते हैं तब आ रहे होते हैं। अब हमने इसके बारे में बात तो कर ली, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हम सबको मैनेज कैसे करें। हाउ डू वी मैनेज ऑल दिस थिंग्स। देखिए मैनेज करने का जो तरीका है, हाउ डू वी मैनेज ऑल दिस थिंग, बात तो कर ली कि ये सब इश्यूज है, हाउ डू वी मैनेज। सबसे पहला तरीका जो होगा, चूज योर कंपनी, चूज योर फ्रेंड्स। यहां पर आपके जो फ्रेंड्स होंगे या आपका पीयर ग्रुप होगा, ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर होगा। आप जहां पर भी रह के 11th-12th की तैयारी कर रहे हैं, जहां भी रह के तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी कोचिंग में रह के तैयारी कर रहे हैं, आपको अपने फ्रेंड्स को ढंग से चूज करना पड़ेगा। बिकॉज आपका पीयर ग्रुप डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में कहां तक जाएंगे। और किसी ने सही कहा है कि अगर आपको किसी आदमी का कैरेक्टर देखना है तो उसके 4 दोस्तों से बात कर लीजिए, आपको उस आदमी के कैरेक्टर के बारे में मालूम पड़ जाएगा। तो आपका पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर आपका पीयर ग्रुप ड्रिवन है, दे आर ड्रिवन पीपुल, तो आप भी ड्राइव करेंगे।
लेकिन आपका पीयर ग्रुप स्लो है तो आप भी स्लो हो जाएंगे, ये याद रखिए। तो पीयर ग्रुप जो है वो बहुत ड्रिवन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये पीयर ग्रुप आपको तभी अच्छा मिल सकता है व्हेन यू स्टडी ना, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के गुड बैचेज में पढ़ें, अच्छे बैचेज में पढ़ें। अगर आप अच्छे बैचेज में पढ़ते हैं तो आपको पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिलता है, आपको रिसोर्सेज बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको पर्सनल अटेंशन ज्यादा मिलता है, आपको ज्यादा अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और उसकी वजह से आप उस अपनी एकेडमिक लाइफ के वर्चुअस साइकिल में आ जाते हैं, वर्चुअस साइकिल में आ जाते हैं। देखिए दो तरह के साइकिल होते हैं, एक होता है विशियस साइकिल, एक होता है वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल मतलब आप पॉजिटिव होना शुरू कर देते हैं, और विशियस साइकिल का मतलब है आप नेगेटिव होना शुरू कर देते हैं। तो आपको अपने एकेडमिक जर्नी के वर्चुअस साइकिल में आना है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को अच्छी तरह से चूज करें, और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। बिकॉज जो 11-12 की जो पढ़ाई है ये एक साइनसोइडल कर्व है, साइनसोइडल कर्व है, ये बिल्कुल लाइफ की तरह है, ठीक है ना, जहां पर आप कभी जीरो होंगे, कभी आप मैक्सिमम पे होंगे, कभी वापस जीरो होंगे, कभी मिनिमम पे होंगे। आप यहां पर भी हो सकते हैं, आप यहां पर भी हो सकते हैं, आप यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं, यहां पर भी हो सकते हैं। सो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ परसिवरेंस होना चाहिए। आपको वेट करना पड़ेगा। आप यहां पर हो रहे हैं तो इसकी आपका मतलब है कि आपका डिवाई बाय dx, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं तो डिवाई बाय dx जो थीटा होता है 90 डिग्री से कम आता है, आपका स्लोप पॉजिटिव आता है। यहां पर आपका स्लोप 0 आ रहा है और यहां पर आपका स्लोप नेगेटिव आ रहा है। तो ये सब आपकी जर्नी, एकेडमिक जर्नी में आएगा 11th एंड 12th में, बहुत बार आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप 0 पे होंगे या नेगेटिव होंगे तब आप कैसे बाउंस बैक करते हैं। यहां पर आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहां पर आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप कैसा एटीट्यूड लेके 11-12 की तैयारी करने आते हैं। बिकॉज ये 9-10 वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, 9-10 वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। 2 क्लास छोड़ दी, 3 क्लास छोड़ दी, मूवी देखने चले गए, खाना पीने चले गए, ठीक है ना, अपनी लाइफ स्टाइल के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। यहां पर अगर आप कुछ भी कंप्रोमाइज करते हैं, जैसे मैंने बोला था, अगर 1 क्लास से 2 क्लास भी लगातार छूटती है तो पूरा चैप्टर गायब हो जाता है। एंड बिलीव मी, 99% बच्चा जो जेई या नीट की तैयारी कर रहा होता है वो अपने बैकलॉग से स्ट्रगल कर रहा होता है, अपने बैकलॉग से स्ट्रगल कर रहा होता है। बिकॉज कोर्स इतनी स्पीड से मूव कर रहा होता है, इट डज नॉट गिव यू टाइम, इट डज नॉट गिव यू टाइम कि आप 10 दिन घूम के आ गए, 10 दिन बीमार हो गए, फिर आप आराम से आके कवर कर लेंगे। बिकॉज आपका जो करंट सिलेबस है वो इस स्पेस पे चल रहा होता है कि वो आपको पीछे का उठाने की इजाजत नहीं देता है। इसलिए एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी बना के काम करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दिस डिसिप्लिन और दिस कंसिस्टेंसी है जो सबसे बड़ा टेक ऑफ पॉइंट है। क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप 95% मार्क्स लाएं बोर्ड में, या 90% मार्क्स लाएं बोर्ड में, या 70% मार्क्स लाएं, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपकी 11-12 की तैयारी में। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने कंसिस्टेंट है अपनी अप्रोच में, आप किस एटीट्यूड से यहां पर आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप ये छोटी छोटी चीजें जिनको लेकर आप ध्यान में रखेंगे और आप अपने इस को एक हेड स्टार्ट दे सकते हैं, अपनी 11th की तैयारी को आप हेड स्टार्ट दे सकते हैं। आपके पास 10th में अभी बहुत सारा टाइम है, बोर्ड के एग्जाम्स में, फरवरी में बोर्ड के एग्जाम शुरू होंगे और ये मार्च तक ड्रैग ऑन करेंगे। अभी भी आपके पास दिसंबर का टाइम है, नवंबर का टाइम है, जनवरी का टाइम है, 3 महीने का टाइम है। मुझे लगता है कि आपको 11th के कुछ चैप्टर्स अभी से शुरुआत कर देने चाहिए, 11th के कुछ चैप्टर्स आपको अभी से शुरुआत कर देने चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को टेस्टिंग कर सकें वाटर की, क्या मैं 11th के जो चैप्टर्स की जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट है उसके लेवल पे अपने आप को पाता हूं नहीं पाता हूं। और कुछ चैप्टर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि बेस्ड ऑन 9th और 10th सिलेबस ही है। जैसे कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनएलएम को आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं, वर्क एनर्जी पावर को आप शुरुआत कर सकते हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर केमिस्ट्री की बात करूंगा तो यहां पर आपको मोल कॉन्सेप्ट शुरुआत कर देनी चाहिए। और अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में मुझे लगता है कि आपको क्वाड्रेटिक को शुरू कर देना, क्वाड्रेटिक को 11th लेवल पे शुरू कर देना चाहिए। एपीजीपी इसको शुरू कर देना चाहिए, सीरीज एंड प्रोग्रेशंस या कुछ ग्राफ्स जो होते हैं जो बेसिक्स बनाते हैं उनको आपको शुरू कर देना चाहिए, या इनइक्वालिटीज इनको आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। बिकॉज अगर आप अपनी 11-12 की जर्नी को कंफर्टेबल करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको एक हेड स्टार्ट मिले, तो ये चैप्टर्स अगर आप करके आते हैं अलॉन्ग विद द बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, तो आपकी जो 11th की जो जर्नी होगी वो आपको हेड स्टार्ट मिलेगी।
आपका एक बार स्लोप पॉजिटिव हो गया, आपका अगर dy/dx पॉजिटिव हो गया और अगर आपने वो ग्रोथ रेट मेंटेन करी, फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये हेड स्टार्ट आपकी लाइफ में जरूरी है। आप इसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन करें, कोई बुक्स परचेज करें, वॉट एवर यू डू इट, बट जितना टाइम अभी आपको 10th में मिल रहा है अभी, उतना टाइम आपको 11th में नहीं मिलेगा। और ये जो टाइम आप इनमें लगाओगे, ये आपको 15 से 20 दिन का, ये 1 महीने का हेड स्टार्ट देगा। और एक बार आपका प्रोजेक्शन अच्छी जगह चला गया, आप अच्छे बैच में एंटर हो गए, आपको अच्छे टीचर मिल गया, अच्छा कॉम्पिटिशन मिल गया, अच्छा पीयर ग्रुप मिल गया, तो आप वर्चुअल साइकिल में एंटर हो जाओगे। और अगर आप ये नहीं करोगे, एक एवरेज बच्चे की तरह 11th में एंटर करोगे, तो आपका स्ट्रगल बहुत मुश्किल होगा। और बहुत कई बार ऐसा भी होता है कि आप उस स्ट्रगल को आप झेल ही नहीं पाए। तो गिव योरसेल्फ अ हेड स्टार्ट। कुछ चैप्टर्स आप शुरुआत कीजिए 11th के, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, और अभी कोई कंपटीशन एग्जाम भी 10th में नहीं आ रहा है, तो इन चैप्टर से फोकस करके आप अपने आप को एक बार बढ़िया हेड स्टार्ट दे सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।